नमस्कार साथियों, ये जीके सीरीज की तीसरी क्लास है और हम इसमें विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो हमारे शरीर में रक्त नहीं जमने का कारण है हेपेरिन नामक पदार्थ। हेपेरिन ऐसा पदार्थ है जिससे रक्त नहीं जमता है। यह एक रक्त को पतला करने वाला पदार्थ है जिसे एंटी कोगुलेंट पदार्थ कहते हैं। यह रक्त को थपका बनने से रोकने का कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु सक्रिय होता है? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सक्रिय होता है। ये लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो दूध से दही का निर्माण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो हमारे शरीर में रक्त में 90% पानी होता है। उसके अतिरिक्त प्रोटीन होता है, जिसमें रक्त में अगर उसको डिवाइड किया जाए तो 3 प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं और प्लाज्मा। 3 प्रकार की कणिकाओं के नाम हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है और यकृत मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। हृदय मनुष्य के शरीर में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। एंजाइम किस प्रकार के जैविक अणु होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं और हमें पता है कि जैसे टाइलिन नामक एंजाइम हमारी लार के द्वारा निकलता है, उसी प्रकार अमाइलेज, ट्रिप्सिन अन्य एंजाइम है। सभी एंजाइमों का भिन्न भिन्न कार्य होता है। यह विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ रहते हैं जैसे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका क्या करते हैं, अपघटित करते हैं और उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। इसलिए ये एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। इसका अन्य नाम होता है कैल्सीफेरोल, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से 2 रोग होते हैं, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया। विटामिन सी का अन्य नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो नीला कलर होता है वो क्या रहता है, अन्य रंगों की तुलना में अधिक फैलता है। नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए वायुमंडल में अधिक बिखरती है। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना है आपको कि जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लेजर किरणों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह फैलता कम है। इसलिए अगर दूर किसी अगर संकेत देना है तो लाल कलर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए खतरे की घंटी में भी लाल कलर ही ध्यान आता है, उसी का प्रयोग भी किया जाता है। प्रश्न 8। मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियों के प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों के प्रोटीन को कोलेजन कहा जाता है और जो हमारे शरीर का 99% कैल्शियम वो हड्डियों में ही पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त का pH स्तर कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का pH स्तर होता है 7.35 से 7.45। सामान्यतः 7.4 रक्त का pH स्तर होता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो pH स्तर है, जैसे जल उदासीन होता है तो उसका pH स्तर 7 होता है, दूध 6.4, सिरका 3 क्योंकि अम्लीय है सिरका, और मानव रक्त 7.4 और नींबू अम्लीय है इसलिए 2.4। प्रश्न 10। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, वहीं इसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। सबसे कम गति गैस में होती है। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं चलती है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को 3 तरंगों में विभाजित किया जा सकता है उसकी आवृत्ति के अनुसार, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। पराश्रव्य तरंगें ऐसी होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक की होती हैं। इनका प्रयोग सोनार तकनीक में किया जाता है, ये याद रखना। जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं इनका प्रयोग सोनार में किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और अपश्रव्य को हम नहीं सुन सकते हैं क्योंकि जो उनकी आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अपश्रव्य कहा जाता है। लेकिन श्रव्य जिन्हें हम सुन सकते हैं उनकी कितनी आवृत्ति होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग किस संरचना के माध्यम से यात्रा करते हैं? हम जानते हैं हमारे मस्तिष्क की सबसे जो छोटी कोशिका होती है उसे न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका होती है। इसी का एक पार्ट होता है एक्सॉन या अक्षतंतु। ये क्या करता है? ये विद्युत आवेग इसी के माध्यम से प्रवाह होती है। जैसे इसका डायग्राम से समझ सकते हैं।
इसमें दिखा है, देखो एक्सॉन ये होता है और केंद्रक है ये तंत्रिका कोशिका का, और ये है सेल बॉडी, और ये है द्रुमिका, ये इसको डेंड्राइट भी कहते हैं। ये अंतिम सिरा है कोशिका का। यहाँ से क्या होता है, अन्य जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वे इससे जुड़ी रहती हैं। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। वहीं राइबोसोम को कोशिका में प्रोटीन निर्माण कार्य के कारण प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। मायोपिया किस अंग का विकार है? इसमें ऑप्शन गलत लिखे हैं। मायोपिया आँख से संबंधित बीमारी है, ये याद रखना। मायोपिया एक आँख से संबंधित बीमारी है। मायोपिया को हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया में क्या होता है कि पास की वस्तुएं तो सही दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं सही नहीं दिखती हैं। सामान्यतः ये अपने नाम के विपरीत कार्य करता है। जैसे निकट दृष्टि दोष, तो इसमें निकट की वस्तुएं सही दिखेंगी लेकिन दूर की वस्तुएं सही नहीं दिखती हैं। इसके लिए अप्ता लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे ये दोष दूर हो जाए। ये याद रखना। इसको कैसे याद रखते हैं? मायोपिया, इसको याद करने की एक टेक्निक है। जैसे मायोपिया, मेरा पिया जब पास रहता है तो सही है, सही से दिखता है, लेकिन मेरा पिया दूर जाता है तो मुझे सही नहीं दिखता है। इसलिए इसको याद कर सकते हैं, पास से सही दिखता है, दूर से इसमें सही नहीं दिखता है इस रोग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ में कोई स्थायी आकार और आयतन नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस? इसमें गैस ऐसा है जिसमें इसका कोई ना निश्चित आकार है ना आयतन, लेकिन ठोस का निश्चित आकार रहता है और आयतन। प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, वहीं बोस आइंस्टीन कंडेंस पदार्थ की पांचवी अवस्था है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तत्व की कमी से मानव शरीर में एनीमिया, एनीमिया मतलब होता है रक्त की कमी, तो यह आयरन की कमी से होने वाला रोग है। आयरन की कमी से रक्त अल्पता होती है। और हड्डियों से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से होता है हड्डियों का ह्रास। आयोडीन से घेंगा रोग होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए की कमी से होता है दृष्टिहास या रेटिनॉल। विटामिन बी1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, और विटामिन डी से मैंने अभी बताया था रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया। और इसके अतिरिक्त कैल्शियम से हड्डी और दांत का क्षय। स्कर्वी एक ऐसा रोग है जो मसूड़ों से संबंधित है। कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं? तो ऐसी कोशिकाएं रहती हैं रक्त में, जो 3 प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं उनमें ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के द्वारा किया जाता है, वहीं श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा। अभी इसका उत्तर होगा सी, श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाया जाता है। और प्लेटलेट्स, जिसका अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट है, उसके द्वारा रक्त का थक्का जमता है। नाभ की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभ की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है यूरेनियम। यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यूरेनियम का प्रयोग ही क्यों किया जाता है, या रेडियो एक्टिव तत्वों का प्रयोग ही क्यों किया जाता है? क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनका जो नाभिक रहता है वो बहुत अस्थिर रहता है, मतलब स्वयं ही विकटित होता रहता है। इसमें से स्वयं अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता रहता है। अगर कोई एक भारी नाभिक होगा तो वो स्वयं ही विकटित होकर हल्के हल्के नाभिकों में परिवर्तित होता जाएगा और ऊर्जा बनती रहेगी। तो इसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के विद्युत घरों में करने लगे। नाभ की ऊर्जा का प्रयोग बड़े पैमाने में किया जाने लगा है। अभी हमारे देश में 6780 लगभग इतने मेगावाट ऊर्जा बन रही है, नाभ की ऊर्जा। लेकिन सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। विभिन्न प्रकार के रिएक्टरों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला नाभ की ऊर्जा के लिए जो रिएक्टर बनाया गया था उसका नाम अप्सरा है, याद रखोगे। और 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। इसके अतिरिक्त जो यूरेनियम है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, याद रखना आप 92। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमें पता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी मात्रा भी दी गई है, आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन 21 और आर्गन 0.93 और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड 0.036। बस शुरू के 4 याद कर लीजिएगा। प्रश्न 18, मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करने में मदद करता है? तो प्रकाश को फोकस लेंस के द्वारा किया जाता है। वहीं मानव आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। और कहाँ पर मानव आँख का प्रतिबिंब बनता है? जो प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बनता है? रेटिना। तो रेटिना में प्रतिबिंब कौन सा भाग दान में दिया जाता है? कॉर्निया। और कौन से भाग प्रकाश को फोकस करता है? तो लेंस। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? अभी जो मैंने रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनके बारे में बताया, तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी हेनरी बेक्वेरेल। तो इसका ऑप्शन होगा डी। इसके लिए उन्होंने 1903 में मैरी और पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोमीटर के द्वारा विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है। वहीं वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। और विशिष्ट गुरुत्व की माप किससे की जाती है? हाइड्रोमीटर। ये चारों याद करना इंपॉर्टेंट है। तो अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, इसका जवाब दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।